कौन से सख्त फैसले हैं जो गवर्नमेंट ने खुद पे अप्लाई किए हैं? लेकिन अभी तो आपने जो तुर्की का दौरा किया, करोड़ों के इश्तिहार उसकी मद में दिए, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस का जो स्विमिंग पूल उसको रेनोवेशन हुआ, उस पर करोड़ों रुपए लगे। किस तरह के अखराजात काम किए हैं आप लोगों ने? कोई करोड़ों के खर्चे नहीं हुए। ये तो रूटीन में जो गवर्नमेंट के हाउसेज होते हैं इनकी मेंटेनेंस होती रहती है। अपने घर के भी अगर हर साल में कोई छोटा मोटा उसका रिपेयर मेंटेनेंस का काम न कराया जाए तो घर रस्ट होना शुरू हो जाता है। ये इमारतें कौमी असासा हैं, किसी एक फ़र्द की नहीं है। शहबाज शरीफ साहब आज उस बिल्डिंग में रह रहे हैं, 6 महीने साल बाद वो नहीं होंगे, कोई और साहब बैठे होंगे। तो ये कहना कि जी ये उन्होंने अपनी सहूलत के लिए किया, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। हाँ, उस इमारत की तज़यीन और आराइश बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको मेंटेन करना वो कौमी असासा, उसको गिरने भी नहीं, ख़राब भी नहीं होने देना। श्योर। लेकिन उसके अंदर इत्तेदाल होना चाहिए। मसलन गाड़ियाँ नहीं खरीदी जा रही, मसलन एयर कंडीशन नहीं खरीदे जा रहे, मसलन फ्यूल के एक्सपेंडिचर को कम कंट्रोल किया जा रहा है, मसलन इसी तरह जो दावतें होती हैं इसके अखराजात को कम। अब देखिए ना, तनख्वाहें तो कम नहीं की जा सकती, पेंशनें तो कम नहीं की जा सकती। अच्छा सर, तनख्वाहें या पेंशनें तो कम नहीं की जा सकती। मैं समझता हूँ कमरज़मान कायदा जब मिनिस्टर नहीं होता तो एक गाड़ी लेके घूमता है, ठीक है। कमरज़मान कायदा को कोई थ्रेड नहीं होता। कमरज़मान कायदा जब मिनिस्टर बनते हैं तो 4 गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, ठीक है। वो 4 गाड़ियों का खर्चा तो इस गरीब आवाम के टैक्स पैसों से जाता है। पहली गुजारिश तो ये है कि एक गाड़ी मुझे गवर्नमेंट की तरफ से है, एक मेरे साथ सिक्योरिटी की गाड़ी, ठीक है। यहाँ लोकल पुलिस की जो भी बंदे आपकी गवर्नमेंट में होते हैं ना, उनकी एक प्रोटेक्शन का अपना एक तरीका। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हैं। श्योर। मुझे ज़ाती तौर पे ना मेरी किसी से दुश्मनी है, ना मुझे कोई ख़तरा है, ऐसे ही है। लेकिन जब मैंने अवाम में जाना है तो अवाम के रिएक्शन बहुत सारे अजीबोगरीब होते हैं। ऐसे ही आपने देखा कई जगहों पे लोगों से साथ बदतमीजियाँ हुई। क्या लोगों की इज़्ज़तें उछालना भी अच्छा काम गलत है। आपने उसको प्रोटेक्ट तो करना है, लेकिन यकीनन ये पंप एंड शो नहीं होने चाहिए। मैं इससे बिल्कुल इस बात का, लेकिन मेरे साथ आप देखो कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ होती हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे दोस्त, मैं हफ्ते में 2 दिन आता हूँ घर, तो कई सारे मेरे दोस्त अपनी गाड़ियों में मेरे साथ वैसे शौक से चल रहे होते हैं। मैं किसी फंक्शन में जा रहा हूँ, किसी जलसे में जा रहा हूँ, तो वो अपनी गाड़ियों में मेरे साथ ट्रैवल करते हैं। वो मेरे कानवाई का हिस्सा होते हैं, लेकिन वो रियासत का खर्चा नहीं होते। एक और बड़ी दिलचस्प बात है जो सारे लोगों को समझनी चाहिए। हमारे मुल्क में एक ब्लॉक सब्सिडी का निज़ाम चल रहा था। मसलन जब तेल बड़ा महंगा हो गया तो तेल के अंदर को 100 रुपए की सब्सिडी थी लीटर की। अब एक मजदूर है, वो 1 लीटर तेल अपने मोटरसाइकिल में डलवाता है और वो दिहाड़ी लगाने चला जाता है, रोज़गार कमाने चला जाता है। वो 1-2 दोस्त इकट्ठे होकर चले जाते हैं और वो 1 लीटर तेल डलवाते हैं और वो 100 रुपये का बेनिफिट लेते हैं, ठीक है। उनके साथ एक लैंड क्रूजर वाला खड़ा है, वो 10,000 का, वो नहीं, वो 100 लीटर तेल डलवाता है और 10,000 का बेनिफिट लेता है। उसको बेनिफिट क्यों दिया जाए और बहुत बड़ा बेनिफिट दिया जाए? पाकिस्तान में 80% तेल 20% लोग, जो टॉप के 20% हैं, वो इस्तेमाल करते हैं और 20% तेल 80% लोग इस्तेमाल करते हैं। कानून साजी भी तो आपने करनी है। मैं उसी पे बताने लगा। इसीलिए हमने फैसला किया है कि टारगेटेड सब्सिडी होगी। मोटरसाइकिल जो तेल का इस्तेमाल करता है, जो पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है, उसको जो पहला हमने तेल की कीमत बढ़ाई, एक तो हमने आते ही तनख्वाहों में इजाफा किया 15%, फिर तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ी तो 28 बिलियन रुपए से जो कम तरीन आमदनी वाला तबका है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का रेसिपिएंट है, उसको 2,000 रुपये पर महीना ऐड किया गया। अब ये 2,000 रुपये पर महीना का जी क्या होता है 2,000, ये यकीनी बात मेरे लिए तो 2,000 कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बंदा जिसकी आमदन 15-16 हज़ार है, उसके लिए 2,000 बैरल बड़े मैटर करते हैं। और 2,000 रुपये अगर वो 100 रुपये उसको पेट्रोल में डेली सब्सिडी दी जाए तो उसको 20 दिन की कम से कम सब्सिडी मिलती है। ये एक सपोर्ट है। इसी तरह गरीब सिर्फ वो नहीं है, गरीब तो लाख रुपए कमाने वाला भी बेचारा सफेद पोश ही है, उसके उनके बजट के ऊपर बहुत बोझ आ गया है। सर इसका कोई निज़ाम बदलना इस गवर्नमेंट के पास अब क्या ऐसा कोई लाजे, कोई ऐसा स्ट्रेटजी है जो अपनाने जा रहे हैं कि आप इन सारे हालात से बहुत जल्द जो है वो निकल जाएंगे और ये पाकिस्तान क्या सारी उम्र तक क़यामत IMF के सहारों पे रहेगा? क्योंकि ज़्यादा टिनोर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस गवर्नमेंट करके यहाँ पे गुजारे हैं और आज भी हम इसी नहज पे हैं कि पहले भी IMF पे थे, आज भी IMF के पे डिपेंडेंट हैं। पहले तो अपनी करेक्शन कीजिए कि हमने ज़्यादा अरसा नहीं गुजारा। पीपल्स पार्टी का जो टोटल टेन्योर बनता है ना, 4 साल भुट्टो साहब के हैं, 4-4.5 साल बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हैं और 5 साल हमारी उस गवर्नमेंट के हैं। तो ये 5, 4, 9 और 4,
13 साल हमारे हैं। लेकिन सर मैं बात करने जा रहा हूँ कि नो डाउट 13 साल आपके थे, इसी तरह मुस्लिम लीग नून को भी अच्छा टाइम मिला। उसका जवाब देता हूँ। पहले मैं आपके सवाल की करेक्शन कर लूँ ज़रा। 13 साल हमारे हैं और उन सालों में भी क्या सूरत हाल रही, किस तरह इक़्तिदार दिया गया, ज़ियाउल हक ने में क्या दिया, वो अगर मरता नहीं तो पाकिस्तान में इंतखाब ना होते, जिन हालात में 18 महीने गवर्नमेंट चला के ख़त्म कर दी, कभी अदालतें नहीं चलने देती, कभी बाकी नहीं चल, इसके बावजूद 13 साल हमारे हैं, कोई लगभग इसी के करीब मियां साहब के दौर है, जैसे थोड़ा ज़्यादा होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के 75 सालों में बहुत सारी हुकूमतें और आई हैं। ये IMF के प्रोग्राम, ये अमेरिकन इमदाद, ये अमेरिका के साथ तावन, हमारी तो अमेरिकी मुखालफत की दास्तान है पूरी। हम तो आलमी साम्राज्य के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले लोग हैं, हम तो मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने वाले लोग हैं। हमारे ऊपर तो दुनिया के बहुत सारी नज़रें और बहुत सारे गुनाह हैं हमारे गिने जाते हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि यकीनन पाकिस्तान को दुनिया से मदद लेनी पड़ी और वो मदद मिसयूज़ भी हुई, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन ये याद रखिए, IMF को हमारे पास खुद तो नहीं आता ना, वो बनिया नहीं है, वो सिर्फ मुनाफा नहीं कमाता, ज़रूरत के लिए जाते हैं, वो मुनाफा कमाने वाला इदारा नहीं है। और आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन के IMF वो वाहिद अदारा है जो सबसे कम इंटरेस्ट। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, वो सिर्फ नफ़े के लिए काम नहीं करते, वो दुनिया के मुल्कों को मदद देते हैं उनकी इकोनॉमीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए। उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को 3% होता है, कभी 2.5%, कभी 2%, कभी 1%, कभी आधे % पे भी पैसे देते। इसी तरह बाकी जो बड़े बड़े कंसोर्शियम्स हैं वो हैं ये दुनिया में। अब मसला ये है कि वो आपको कहते हैं अपने खर्चे कंट्रोल करो, अपनी आमदन दुरुस्त करो। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। आबादी हमारी बेहंगम तरीके से बढ़ती जा रही है, हाउसिंग हमारे यहाँ बेपनाह होती जा रही है। हिंदुस्तान हमारे ऊपर एक ऐसा मुल्क मुसल्लत हुआ बैठा है, हमारा हमसाया, जिसकी वजह से हमें अपने सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर को इन्हांस करना पड़ता है। पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के इशू आ गए, अफगान जंग के बाद हमारा मुल्क जो है स्टेबल हुआ ही नहीं है। इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ग्रुपों को, तो हमें अपनी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे अखराजात हैं जो करने पड़ते हैं, जो हमारे जैसा मुल्क अफोर्ड नहीं करता। हमारी अफवाज ने भी अपनी कमर कसी है, उन्होंने भी अपने अखराजात को कंट्रोल किया है पाकिस्तान के हालात को देखते हुए। तो ये बातें हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब हम ये समझते हैं कि आज भी पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और समाजी जो चैलेंजेस हैं, इनसे ओहदा बरा होने के लिए हमें अपनी खारजा पॉलिसी को दुरुस्त करने के लिए बड़े मेजर फैसले करने हैं। और उस फैसलों के लिए सारी कौमी क़यादत बैठेगी। जिस तरह आज मेजॉरिटी पार्टियां इकट्ठी हैं, अब इमरान खान साहब उससे बाहर हैं, बाकी जमातें और बाकी क़यादतें जो हैं वो तो मौजूद हैं। हम खान साहब से भी बार बार गुजारिश कर चुके हैं कि ठीक है जी, आप हमारे खिलाफ एहतजाज करें, आप लोगों को बताएं कि हम क्या गलत क्या सही कर रहे हैं, और आपका जो रास्ता है बिल्कुल इख्तियार करें। लेकिन पार्लियामान के अंदर बैठिए, असम्बलियों में आप बैठे हुए हैं ना। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इलेक्शन आपको अच्छा लगता है, वो कहते हैं वो ठीक है। एक बात बताइए, पंजाब असम्बली का नहीं ठहर सर, नहीं, वो मेरा पहला फ्लो खत्म हो गया। तो पंजाब की असम्बली में वहाँ सब ठीक है, कौमी असम्बली सब निकल गए। बात यह है कि आइए बैठ के पाकिस्तान के चैलेंजेस को सामने रखते हुए वे फॉरवर्ड डिज़ाइन करते हैं, उस पर आप अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा कीजिए। हमें बुरा भला कहिए, आप लोगों के पास जाइए, आप महंगाई मार्च कीजिए, और अगर आईनी और कानूनी तरीके से आप हमें निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए। लेकिन ये जो लड़ाई और तसादम और अनसर्टेनिटी का रास्ता है और एंग्री यंग मैन का रास्ता है, सियासत में उतार चढ़ाव आते हैं, सीख लीजिए ना। अगर पहला तजर्बा नहीं है तो पहले हो गया कि इक़्तिदार आता भी है, चला भी जाता है, ये सदा नहीं रहा करता। लिहाजा इस सदा ना रहने वाले अमल के अंदर आपको ऑक्लॉस्टर के वक्त सब्र से काम लेना होता है। अपनी जमात कितना टाइम लगेगा संभलने में कि आप जो है ना अपना इत्मीनाद पैदा कर लें? जिस संभलने को आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर हम खुद कफालत में चले जाएं हम सारा, तो वो शायद 1 साल में तो नहीं होगा। 1 साल में तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, आप सिमत दुरुस्त करते हैं। ये कौमों की ज़िंदगी में या मुल्कों की ज़िंदगी में ना, किसी एक फ़र्द के भी हालात ख़राब हो जाए तो अपने कारोबार शुरू करता है, पर उसको टाइम लगता है। वो रोज़गार कमाने के लिए नौकरी शुरू करता है तो उसको टाइम लगता है। तो जब खराबी बढ़ जाती है कौमों की ज़िंदगी में भी, तो इस टाइटैनिक को भी सीधा करते हुए, इसको सिमत दुरुस्त करते हुए टाइम लग जाता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब पेट्रोल पे जितनी भी सब्सिडी थी वो ख़त्म कर दी गई है, या अभी जो पेट्रोल बम मज़ीद जो है वो इसके झटके आवाम को देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में कि पेट्रोल की प्राइसेज जो है बढ़ाई जाएंगी? क्योंकि जो उम्मीद है कि पेट्रोल की जो कीमत है वो 300 से क्रॉस कर देगी। ये देखिए, तो पैनिक करने के लिए उन्होंने किया, ये बड़ा फजूल बातें की गई हैं, बड़ा अफसोसनाक है।
इस वक्त जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें थी वो पीक पे गई, उसके मुताबिक एडजस्टमेंट हो गई। अब इस वक्त कोई और हम होने का फौरी इम्कान नहीं है। ठीक है। और अब एक ट्रेंड आया है कि थोड़ी सी कीमतें कम होनी शुरू हुई है। ठीक है। अल्लाह करे ये रूस यूक्रेन वार जो है ये जल्द ख़त्म हो जाए इस पे, क्योंकि आलमी मंडी में दुनिया के अपने निज़ाम के अंदर बहरान पैदा होने शुरू हो गए हैं। तो अल्लाह करेगा तेल के नर्ख कम होने की नवीद होगी, बेहतरी की नहीं होगी। चलें, अल्लाह करे जी ऐसा ही हो। सर लास्ट 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं पहले आपसे किया कि कमरज़मान कायरा एक बासूल सियासतदान है, और जब आप एक करप्शन ज़्यादा लोगों के साथ बैठते हैं जिन पे एक साथ केसेस हैं, तो आप अपने बोझ ज़मीर पे बोझ नहीं महसूस करते कि कमरज़मान कायरा की जो गारंटी है, मिसाल है, वो तो मुखालिफ पार्टी भी देती हैं। देखिए, गुजारिश ये है, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, बहुत सारे दोस्तों का, मेरे लिए वो अच्छे जुमले कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में भी बेपनाह खामियां हैं, मैं एक कमज़ोर सा इंसान हूँ। बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान काम है। इस मुल्क में मार्शल लॉ रहे, 100 कल सियासी हुकूमतें रहीं, मुखालफों को उनकी पगड़ियाँ उछालना, उनके बारे में गलत प्रोपेगेंडे करना, हम लिमिट सारी क्रॉस कर जाते हैं। और सिर्फ सियासत में नहीं करते, आप सहाफ़त में देख लें, वहाँ भी ऐसे ही कर जाते हैं। आप इंतज़ामी मामलात में देख लें, वहाँ भी ऐसे ही होता है। हम एक अजीब सी हौच पौच सा निज़ाम बना हुआ है और मोरालिटी बड़ी ख़राब हुई पड़ी है। लेकिन आज हमें प्रॉब्लम है कि हमें जितने लोगों पर इल्ज़ाम है, मैंने कभी किसी के इल्ज़ाम को डिफेंड नहीं किया। मैं हमेशा कहता हूँ वो मेरी क़यादत है, वो किसी और जमात की क़यादत है। मैं खुद इल्ज़ाम लगाने वाला हूँ। मेरा मैं मियाँ साहब पे इल्ज़ाम लगाता था, मैं खान साहब आपका जुमला बड़े भी वायदा है कि मियाँ साहब कितना कीजिए, आज हल्के की आवाम कहती है कायरा साहब कितना कीजिए उनके साथ बैठ के। मैं बिल्कुल, उनका हक है, मुझसे पूछे मैं जवाब दूंगा। मैंने जब उनको ये कहा कि आपने किया क्या है, तो मैंने उनसे बिल्कुल सवाल किए थे। उनके ऊपर उठने वाले करप्शन के सवालों का मैंने आज आपकी आवाम हल्के के साथ पूछ रही है ना। मैं आवाम का ही जवाब दे रहा हूँ इसी सवाल की तरफ। सर तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ कि जिसके ऊपर जो इल्ज़ाम है उसको अपने इल्ज़ामों के जवाब देने चाहिए। लेकिन अगर किसी जमात की क़यादत के ऊपर, उसके लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है, आज से 15 साल पहले से मुख्तलिफ हुकूमतें आई हैं, हमारे मुखालिफ मेरी क़यादत पे इल्ज़ाम लगे, वो तो ज़िया-उल-हक के दौर से थे, मियाँ साहब के दौर में रहे, मुशर्रफ के दौर में रहे, उसके बाद खान साहब की हुकूमत आई रहे। इतने सालों में उनके खिलाफ कोई केस प्रूव नहीं होता, कोई अदालत फैसला नहीं देती, किसी जगह से उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते, बल्कि अदालतें उठा के केसेस जो है वो प्रोसिक्यूशन के मुंह पे मारती हैं कि ये क्या लेके आ गए। तो वो मीडिया प्रोपेगेंडा तो है, लेकिन जब तक किसी को सज़ा ना हो जाए आप उसको इनोसेंट ही कहेंगे, आप उसको गुनहगार नहीं कहेंगे। मैं मुखालफत में इस हद तक आगे नहीं जाता। हाँ, अगर मैंने भी माजी में किसी को इन अल्फाज में किसी जोशा खताबत में जाके ऐसी बातें कह दी जिनका सबूत नहीं था, तो मुझे भी नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे भी वक्त से सबक सीखना चाहिए। हाँ, मियाँ साहब के ऊपर इल्ज़ाम है, वो जवाब दें। मेरी जमात की क़यादत के ऊपर इल्ज़ाम है, वो जवाब दें। बाकी लोगों पर इल्ज़ाम है, वो जवाब दें, अदालतों में जाएँ। लेकिन ये बात भी तय है कि सिर्फ हुकूमत की तरफ से बनाए जाने वाले केसेस की बुनियाद पे लोगों को गुनाहगार नहीं कराया जा सकता। अपने हल्के के अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए एक उम्मीद का पैगाम अपने गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि लोग इस वक्त बहुत परेशानी में मुब्तला हैं। यकीन जाने के लोग मरने मराने पे आए हुए हैं। मैंने पहले गुजारिश की कि इस वक्त बहुत मुश्किल हालात, न सिर्फ गरीब आदमी, न सिर्फ दरमियाना छोटा तबका, बल्कि अब तो दरमियाना तबका भी ज़िंदगी में तंग हो गया है। मैं लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता है वो इस वक्त कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ नहीं आ रही। ये एक थोड़ा सा लंबा सफ़र है, इसमें अकेले हुकूमत ने नहीं कुछ कर सकना। गवर्नमेंट का काम फैसले करना है, गवर्नमेंट का काम फंडिंग करना है, गवर्नमेंट का काम चीज़ों को बैलेंस करना है, लेकिन कुछ तावन हमने भी करना। मसलन लोड शेडिंग शुरू हो गई है, कहा गया है कि 9 बजे दुकानें बंद करें, इस पर रेजिस्टेंस आ रही है। मैं समझता हूँ इस पर कोऑपरेट करना चाहिए, बल्कि 9 की बजाय अगर अर्ली हो सके और काम की आदतें दुरुस्त हो सकती हों, हम कुदरत के दिए हुए इस सनलाइट को इस्तेमाल करें, तो सारी दुनिया करती है, हमें भी करना चाहिए। इसी तरह और भी और सबसे आखिरी बात यह है कि अल्लाह से दुआ मांगे और अपने फ़ैसले करते हुए अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के अपने ज़मीर के मुताबिक सिर्फ इतना कर ले, किसी नफ़रत में, किसी के बिरादरी के तासुब में, किसी मसलक के तासुब में, किसी धड़ेबंदी और इस मामले में नहीं, अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के इंसाफ से अपने फ़ैसले करें, हकदार को वोट दें,
अहल बंदे को वोट दें और फिर उसको शेर की आंख से देखें, लेकिन आवाम की आंख जो है या आवाम का जो बोझ है या दबाव है, इससे बड़ा कोई दबाव नहीं है, इससे बड़ा एहतसाब कोई नहीं। इससे बड़ा एहतसाब कोई नहीं है। कमरज़मान कायदा साहब जी बड़े पूरे उम्मीद हैं और इंशाल्लाह ये कहते हैं कि ये सफ़र जो है वो मुश्किल ज़रूर है, थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए आने वाला दिन जो है वो बहुत अच्छे साबित हों और जो गवर्नमेंट जो है मिल के इस मुल्क को, इस कौम को जो है इन मुश्किलात से निकालने का अज़म लिए हुए है, अल्लाह ताला इसमें इनको कामयाबी दे। देखते रहिए प्रोग्राम आज की बात, हमें दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।